तो यहाँ पर देख पाओगे यूएसए ने अब ईरान में पीस देना शुरू कर दिया है। इससे पहले वो वेनेजुएला में पीस देकर आया है और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि लगातार 8 से 10 दिन हो चुके हैं और ईरान में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब तो ऐसी नौबत आ गई है कि पूरे ईरान को दुनिया से काट दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे पूरी तरीके से इंटरनेट को काट दिया गया है। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इसे ईरान कह रहा है। और यहाँ पर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका किसी भी दुनिया में किसी भी देश में अगर वो शांति देता है तो वो किस तरीके से उसकी शांति होती है, वो किस तरीके से स्थापित करता है। उसका एक पैटर्न है, हमेशा वही पैटर्न को वो फॉलो करेगा, चाहे उसने इराक में कराओ, चाहे वो वेनेजुएला में कराओ, चाहे वो ईरान में कर रहा हो, और यहाँ तक कि वो इंडिया में भी उसे करने की कोशिश कर रहा है। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें यूएस किस तरीके से किसी भी देश की रिजीम को बदलता है, गिराता है, अपने मन पसंदीदा रिजीम को, तानाशाही को, मतलब वो सत्ता में लेकर आता है, उसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ईरान में किस तरीके से समस्याएं बढ़ी हैं पिछले कुछ टाइम में। तो देखिए, ईरान में पिछले 3 सालों में 3 बड़ी समस्याएं आई हैं और उनका भी कारण यूएसए और मतलब पश्चिमी देश हैं जो अधिकतर समस्याओं का कारण रहते ही हैं, आप सब जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या अमेरिका और जो यूरोप है उसने प्रतिबंध लगाए हैं ईरान पर। क्यों लगाए हैं? क्योंकि ईरान जो है वो उनकी बात नहीं मानता है, बस इतनी सी कहानी है। इसके कारण क्या हुआ है, प्रतिबंध लगाए के कारण वहाँ पर अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आई है। यहाँ तक कि जो ईरान का रुपया है, रियाल ना, वो करीबन ये समझिए डॉलर के मुकाबले 50% गिर गया था और उसके बाद और ज़्यादा गिरा है। उसके बाद क्या है, अब युवाओं में बेरोजगारी और हताशा लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा कहना है। उसके बाद देखिए, हम तक ये खबर आती है, आप ध्यान रखिए, ज़्यादातर ये हम तक खबर आएंगी बेस्ट मीडिया के थ्रू, ध्यान रखिए। हमें सीधे गल्फ कंट्रीज़ की मीडिया को फॉलो करना होगा अगर वहाँ की परिस्थिति को समझना है या अलग पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की हमें कोशिश करनी है। तो यहाँ पर अल जजीरा एक, मतलब कि बोल सकते हैं हम, हमास का, ईरान का समर्थन का अखबार है, तो उसको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है अगर ईरान को हमें समझना है तो देखिए, ये प्रदर्शन अचानक शुरू नहीं हुआ है, ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, बल्कि लंबे समय से एक जमा हुआ गुस्सा है। जैसे क्या है, 2022 में एक प्रोटेस्ट हुए थे। क्यों हुए थे? एक कुर्द महिला थी, आप उनका नाम बताइए। एक कुर्द महिला थी, उन्होंने अपने मतलब जान गंवाई थी उस प्रोटेस्ट में। उन्होंने क्या है, बाल अपने काट दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी। आप समझ पा रहे हो? तो तब से ये प्रोटेस्ट मतलब एक मुखर होके मतलब पूरी दुनिया के सामने आ गया और आज ऐसी नौबत आ गई कि पूरे ईरान में ब्लैकआउट कर दिया गया, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, पूरी दुनिया से ईरान को काट दिया गया और करीबन, ऐसा कहा जाता है, करीबन 3000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आइए अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान में किस तरीके से सत्ता परिवर्तन किया जा रहा है। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई महंगाई से। महंगाई से कैसे हुई? क्योंकि प्रतिबंध लगाए गए तो महंगाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अब क्या हुआ, ईरान की सरकार द्वारा सब्सिडी कटौती की गई, ठीक है ना, पैसा कम है उनके पास। इससे क्या हुआ है, जो नॉर्मल जीवन यापन की चीज़ें हैं, मतलब वो भी अब कम पड़ने लगी, महंगी होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, वहां पर लगातार विरोध शुरू होने लगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये विरोध तो शुरू हुआ एक नॉर्मल तरीके से, जैसे एक आंदोलन होता है, लेकिन उसके बाद इसमें नारे लगने लगे कि तानाशाह को हटाओ, डेथ ऑफ डिक्टेटर, मतलब तानाशाह को मारो। और 1979 से पहले की जो उस समय जो क्रांति हुई थी 1979 में, उससे पहले का जो शासन था उसे वापस लाने की बात होने लगी। यही सबसे मूलभूत पॉइंट है कि देखिए, अगर नॉर्मल होता तो इस तरीके के मतलब फैक्चुअल चीज़ों पे काम नहीं करता आंदोलन ना। ऐसा करा जा रहा है तो सीधे से हमें पता चलता है कि इसके पीछे कौन है। जिस तरीके से वेनेजुएला में करा, जिस तरीके से इराक में परिवर्तन करा, जिस तरीके से अफगानिस्तान में, हर जगह उसी तरीके से ईरान में, क्योंकि ईरान सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा हुआ है अमेरिका के गल्फ कंट्रीज के बीच में, ठीक है। अब देखिए, यह वही पैटर्न है जो इतिहास में कई बार दोहराया गया है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, आर्थिक विरोध होगा, ध्यान रखिए। फिर राजनीतिक विरोध होगा आपका। उसके बाद क्या होगा, आप वहां पर बैठे हुए ही क्यों हो, वहां से इन्हें हटाओ। सबसे बड़ी बात यहीं पे आएगी, तो ध्यान रखिए। अर्थव्यवस्था से पॉलिटिक्स में जाएंगे, पॉलिटिक्स से कि आपकी आप वहां पर हो ही क्यों, इसलिए हटा दिया जाएगा। ईरान में सत्ता धार्मिक केंद्रीकृत है। उसके बाद क्या है, जनता की सीधी राजनीतिक भागीदारी सीमित है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यूएसए ने जनता में भागीदारी बना ली अपने, मतलब तरीके के जो भी उसके स्लीपर सेल्स हैं उनके थ्रू। उसने वहाँ की जनता में लगातार उन्हें बहकाया, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ की जनता अपने जो देश के शासन है उसके खिलाफ हो गई। वही जनता जिन्हें 1979 में क्रांति करके उस समय के साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, वही आज फिर से कह रही है कि अब इस वाले को हटाओ। आइए अब जो यूएसए की ईरान को लेकर नीति है, अब उसे समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं गहराई से। तो देखिए, अमेरिका की ईरान नीति क्लियर है, मतलब 3 ही उसके लक्ष्य हैं सबसे बड़े। सबसे पहले क्या है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। देखिए,
मैं ऐसा क्यों ईरान के समर्थन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के साथ भी यूएसए ने यही किया था। आप ध्यान रखिए, लगातार भारत की निगरानी करी गई थी कि भारत कैसे भी करके एक परमाणु शक्ति ना बन पाए। आप समझ पा रहे हो, लगातार कोशिश करी गई थी, लेकिन भारत आखिरकार परमाणु शक्ति बना और हम मतलब एक तरीके से संप्रभु राष्ट्र हुए, हमने अपने डिसीजन खुद लेने शुरू करे। उसके बाद क्या है, ईरान का इजराइल विरोधी प्रभाव को कम करना, मतलब एक तरीके से ईरान इजराइल के खिलाफ ना जाए, ये यूएसए सीधे बोलता है। इजराइल मतलब उनके खिलाफ ना जाए, यूएस के खिलाफ ना जाए ईरान, ठीक है। उसके बाद ईरान को क्षेत्रीय ताकत बनने से रोकना, सीधी सी बात है, यूएस चाहता है कि जो भी गल्फ कंट्रीज में सबसे बड़ी ताकत हो वो उसके सपोर्टिव हो, उसके अंडर काम करे। लेकिन ईरान क्या कहता है, नहीं, हम आपके अंडर काम नहीं करेंगे, हम भैया खुद से अपनी सब कुछ चलाएंगे और यहाँ के जो है करता धरता वो हम खुद रहेंगे। लेकिन फिर अमेरिका क्या करता है, जब ऐसे कोई बात नहीं मानता है उसकी, तो सबसे पहले क्या करता है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाहे तेल के थ्रू हो गया, चाहे उसके बैंकिंग के थ्रू हो गया, डॉलर के थ्रू, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है, उसे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में डालेगा। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन मतलब और देशों से उसके रिश्ते खराब करने लगातार, ध्यान रखिए आप, एक एक करके ये उसकी नीतियां हैं। उसके बाद क्या करेगा, अपोजिशन नैरेटिव को नैतिक समर्थन देगा। वो एक तरीके से कहेगा जो वहां का विपक्ष है वो एकदम सही बात कर रहा है और ऐसा होना चाहिए, उस देश में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए नहीं है, अगर चुने हुए हैं तो वो एक तानाशाह हैं, इस तरीके की बातें करता है। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईरान में जो ये आंदोलन चल रहा है, जो एक तरीके का क्रांति का रूप ले रहा है, वो वहां के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसका कुछ असर होने वाला है या नहीं। तो देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, हम सब जानते हैं। इसी के कारण क्या है कि सीधे खत्म करना चाह रहा है यूएसए ईरान को, राष्ट्रीय गौरव का विषय है उसके, ये सीधी सी बात है, गर्व का विषय है। और सबसे बड़ी बात, वो उसका एक बार्गेनिंग टूल भी साबित हो सकता है, जैसे कि एक तरीके से पाकिस्तान यूज करता है, ठीक है। और देखिए, ये प्रोग्राम कोई सीधे जनता के हाथ में तो है नहीं, और जो वहां की शासन है वो भी जनता से दूर रहता है, तो एक तरीके से बीच में एक गैप है। और ऊपर से ये सेना और सुप्रीम लीडर के नियंत्रण में, ये ध्यान रखिए। अगर आंदोलन सीमित रहता है तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर शासन अस्थिर होता है, मतलब सीधे सरकार के खिलाफ बात जाती है, तो क्या होगा, सरकार को और ज्यादा मतलब अपना कठोर रवैया अपनाना पड़ेगा ना, मतलब जो आंदोलन हो रहा है उसके प्रति, या ध्यान भटकाने के लिए न्यूक्लियर स्टैंड भी वो ले सकती है। मतलब वो बोल सकती है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं कुछ दिन में, इस तरीके की बातें भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इंडिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं सबसे पहले मैप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर इंडिया है, उसके बाद इंडिया के यहाँ पर गुजरात से कांडला पोर्ट से यहाँ पर एक ईरान का पोर्ट है, जिसे बोलते हैं ग्वादर के पास वाला पोर्ट है। ग्वादर किसका पोर्ट है, आप बताइए। ग्वादर के पास है चाहबार पोर्ट। ये चाहबार पोर्ट इंडिया की जान है, एक तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को हमें स्किप करना है ना, तो फिर हमें चाहबार पोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा अफगानिस्तान पहुंचने के लिए। अफगानिस्तान पहुंचने के लिए यानी कि मिडिल एशिया पहुंचने के लिए, तो ईरान बहुत इंडिया के लिए जरूरी है। भाई मैंने लिखा है कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पहुंचने के लिए भारत को ईरान का यानी कि चाहबार पोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भी ईरान भारत का सबसे बड़ा तेल स्रोत रहा है। हाँ, ये बात ठीक है, करीबन भारत ने 6 साल हो गए, करीबन 6 साल के आसपास से भारत ने ईरान से तेल नहीं खरीदा, यूएस की बात मानकर, लेकिन यूएसए तो आज तक नहीं रुका है, वो भारत को आज भी दबा रहा है और ईरान को भी। तो क्या है, अगर यूएसए लगातार इस तरीके से ही काम करता है तो भारत का सबसे बड़ा जो तेल का स्रोत है, संबंधों का स्रोत है, वो अभी जैसे हमने उसे खाली स्किप करा हुआ है, वो पूरी तरीके से खत्म भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर से क्या है, भारत की जो बेस्ट एशिया स्टेबिलिटी है, लाखों प्रवासी यानी कि ईरान में बहुत भारतीय रहते हैं और यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में भी रहते हैं। तो अगर ईरान पे संकट आएगा तो एक तरीके से मानिए पूरी गल्फ कंट्रीज के सबसे बड़े ताकतवर एक देश पर संकट आने वाला है, ठीक है। और देखिए, अगर ऐसा होता है तो चाहबार पोर्ट धीमा होने वाला है, सीधी बात है, तेल सप्लाई कम होगी, मतलब यहाँ पे। अब देखिए, इंडिया के सामने एक धर्म संकट का विषय मैं बताता हूँ कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका भी भारत का एक साझेदार है, चाहे कई मामले में हो गया, अभी लड़ाई चल रही है, मतलब दुश्मनी जैसी बात हो गई, वो बात अलग है, लेकिन भारत वहां से कई सारे हथियार भी खरीदता है, ठीक है ना, कई सारे अभ्यास भी साथ में करता है। तो ऐसा नहीं है, भारत अभी भी अमेरिका का साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी कि वो ईरान और अमेरिका को कैसे साथ लेकर चलेगा विद इजराइल। ऊपर से क्या है, इजराइल भी भारत का मित्र है, तो अब ईरान के साथ जब अगर ईरान को कोई मतलब अटैक करेगा ईरान पर, तो भारत उस समय क्या स्टैंड लेगा, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग समय रहेगा ये, मैं आपको बता रहा हूँ आज भी। और देखिए, ईरान को
ईरान भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपल्सरी है एक तरीके से ये मानकर चलिए, क्योंकि ईरान के पास ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऊपर से भारत और ईरान के जो है ना सांस्कृतिक, मैं यहाँ पे लिख के दे दे रहा हूँ आपको, सांस्कृतिक संबंध है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऋग्वेद की कई बातें हैं, हिंदुइज़्म की जो ऋग्वेद की बातें हैं, वो ईरान के ग्रंथों में भी पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, रूमी को तो आप जानते ही होंगे, वाह, वाह, वाह! देखिए, ऊपर से क्या है कि भारत किसी भी पक्ष में खुलकर नहीं जाएगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत किसी भी पक्ष में खुलकर नहीं जाने वाला है, जो इंडिया की हमेशा से फॉरेन पॉलिसी रहती है। ऊपर से क्या है, भारत चाहेगा कि शांति, बातचीत और स्थिरता की बात करेगा, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है। मतलब ना एक ये तो बहुत आदर्शवादी बात होगी, सतयुग वाली बात होगी, ये संभव ही नहीं है। और देखिए, अपने आर्थिक और रणनीतिक हित कैसे बचाएगा, ये अपने आप में जानने वाली बात होगी कि कौन से स्टैंड लेगा इंडिया। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से यूएसए किसी भी अन्य देश की रिजीम को चेंज करता है, इंडिया के सामने क्या-क्या संकट सामने फॉरेन पॉलिसी पर उस पर आने वाले हैं, और इस समय ईरान में किस तरीके के ब्लैकआउट हो चुका है, पूरी तरह इंटरनेट बंद हो चुका है। आई होप आप पूरी वीडियो समझ पाए होगे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।